कैसे हो मेरे साथियों। आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल एसडीएम आर्ट्स क्लास में। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम लोग काव्य खंड हिंदी के काव्य खंड के पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव करने वाले, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें कि आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, जो कि आपको बता दें ये सभी प्रश्न आप लोगों को हर हाल में याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको हर हाल में याद कर लेना है, चूँकि बता दें दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों दिल से बता रहे हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा हर हाल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए, चूँकि हम लोग के पास अब समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है हम लोग के पास। इतना ही में ही हम लोग को बेस्ट रिजल्ट करना है, अच्छी से तैयारी करके बेस्ट रिजल्ट लाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बाकी सब अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें बता दें आपको कि बहुत सारे ऐसे क्लास, इसमें बहुत सारे क्लास आप लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्लास नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको बता दें 2 से 3 महीना में आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगा। ये चैनल आपका है, ये आपका जो है इसमें बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा 2 से 3 माह में। इसलिए दोस्तों आपको बता दें इस चैनल को सपोर्ट करना है। बाकी चलिए हम लोग अपनी क्लास को पढ़ते हैं, बाकी आगे बहुत सारी बातें होती रहेगी। तो चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको बताना कि तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता में रचयिता कौन। आपको बताना तुमुल कोलाहल कलहल में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में आपके सामने आपके समक्ष है कि सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा या फिर पंत जी हैं। तो आपको दोस्तों बताना है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता जो है वो किन के द्वारा रचित है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी, यानी तुमुल कोलाहल कलह जो शीर्षक कविता रचित है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप लोग याद करते चलिएगा। अगर दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न आपको अगर जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो एक बार जरूर इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, चाहे उसे नोट करके ही याद करना क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि बता दें दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों की एक और क्लास लिया जाएगा काव्य खंड का। ठीक है, ये दूसरा काव्य खंड का क्लास है, एक और काव्य खंड का क्लास लिया जाए जिसमें कि आपके काव्य खंड की सारी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगी। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको याद हर हाल में कर ही लेना है। ठीक है, तो आज के दूसरा क्लास से अगला क्लास एक और क्लास आपका होगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके सामने आपके समक्ष कि मनुष्य का पूछ रहा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। मनुष्य का शरीर इसलिए कि थक जाता है, लेकिन इसमें के बताना है कि आपको मनुष्य का शरीर कैसे थक जाता है, क्यों थक जाता है, ऑप्शन का अनुसार आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, मन की चंचलता से या फिर अधिक निद्रा से या फिर अधिक काम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना कि शरीर जो है हमारा क्यों थक जाता है, मन की चंचलता से या फिर अधिक निद्रा से, मतलब अधिक नींद आने से या फिर अधिक काम करने से। तो दोस्तों आपको बता दें जो हमारा शरीर थक जाता है वो थक जाता है हमारा कब थक जाता है, तो मन की चंचलता से थक जाता है। कब, मन की चंचलता से क्या है हमारा शरीर थक जाता है, यानी ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की चंचलता से हमारी शरीर थक जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया हुआ साथी आपके स्क्रीन पे सामने दिया। अगर आपको जो भी प्रश्न याद होंगे तो आपको 2 से 3 सेकंड मिलता है उस प्रश्न का जवाब कमेंट करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी याददाश्त से जो है आपकी याददाश्त से मजबूत होगी और क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बनेगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आंसू किन की रचना। आपको बताना कि आंसू जो है किन की रचना है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी की है। तो दोस्तों आपको बता दें जो आंसू रचना है वो हमारी जयशंकर प्रसाद की है। किन की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना, यानी हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आंसू किन की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या बोला कि जयशंकर प्रसाद, प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की सफलता का नाटक कृत क्या है। जयशंकर प्रसाद की सफलतम का नाटक कृत क्या है, स्कंदगुप्त है या फिर एक घूंट है या फिर ध्रुव स्वामिनी है या फिर विशाख है। तो दोस्तों आपको बताना कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृत जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपको बता दें जो जयशंकर प्रसाद की नाटक कृत है वो यानी हमारी ध्रुव स्वामिनी हो जाएगी, यानी ध्रुव सैनी, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि
5 नंबर प्रश्न बोला, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? जयशंकर प्रसाद आपको बताना है कि किस वाद के कवि है, छायावाद के हैं या प्रतिवाद प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं या फिर अति यथार्थवाद के हैं। तो दोस्तों आपको बताएं जयशंकर प्रसाद जो है वो किस वाद के कवि है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है छायावाद कवि के हैं। किस छायावाद के कवि है? कौन से कवि है? छायावाद के कवि है कौन? जयशंकर प्रसाद। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बोला है कि सभी प्रश्नों को हम लोग तेजी से करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अब समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे और सभी प्रश्नों पर अपनी पकड़ बनाते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके समक्ष, पूछ रहा है 6 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं, पूछ रहा है। तितली है या फिर कामयाबी उनके द्वारा नहीं है या फिर कंकाल है या फिर महाराजा मानसिंह। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है कि इसमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया तितली। तितली क्या है? तितली उनके द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित? द्वारा जयशंकर द्वारा रचित है। और कामयानी भी उन्हीं के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचना किया गया है। कंकाल भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचना किया गया है। लेकिन ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी हमारा पूछ रहा है कि कामराज मानसिंह जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 7 है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ मतलब उनके बड़े भाई का नाम क्या था? ठीक है, आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या था। शिवशंकर प्रसाद था या फिर विजय शंकर प्रसाद था या फिर रविशंकर प्रसाद था या फिर शंभू रतन था? तो दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम था शंभू रतन था। क्या था? शंभू रतन था। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम, ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? शंभू रतन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को क्या कर दिएगा? याद करते चलिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 8 है कि चीर बिसात पूछ रहा है कि चीर बिसात विलीन मन की किस कविता की पंक्ति? ये पंक्ति जो है चीर बिसात मलिन की जो है पंक्ति जो है किस कविता की पंक्ति है? तो दोस्तों आपको आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी में दिया है गांव का घर, ऑप्शन सी में दिया है तुम कोलाहल कलहन या ऑप्शन डी में दिया हार जीत। तो दोस्तों आपको बतानी है कि चीर विवाद मलिन जो पंक्ति जो है वो किस विलीन की है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है तुमुल कोलाहल कलहन में चीर विषाद विलीन मन की एक कविता की पंक्ति है। यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से कौन सी पुस्तक है जो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू है या इंद्रजाल या फिर आंधी या शिवाजी का महत्व? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो ऑप्शन ए में क्या हुआ है? आंसू है। तो आंसू आपको बता दो कि आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इंद्रजाल भी उनके द्वारा है, आंधी भी उनके द्वारा है, लेकिन शिवाजी का महत्व उनके द्वारा रचित नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन 9 का डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है हमसे? चलिए अगले प्रश्न 9 नंबर आप लोग को याद हो गया होगा प्रश्न। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोग याद करते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तुमुल कोलाहल कलहन में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलहन में प्रसाद जी जो है वो किस रचना से ली गई है? इंद्रजाल से ली गई है या फिर झरना से ली गई है या फिर कामयानी से ली गई है या फिर कामयानी से ली गई है या ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है ध्रुव स्वामिनी से लिया गया। तो किनके द्वारा ली गई है? इंद्रजाल। तो इंद्रजाल गुरु मतलब इंद्रजाल आपको लिया गया है प्रसाद जी किनके द्वारा ली गई है? तो आपको दोस्तों को बता दें वो किनके द्वारा ली गई है। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कामयानी। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद होते चला होगा। आई होप कि आप सभी को याद प्रश्न होते चला होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? आपसे पूछा कि पुत्र वियोग शीर्षक जो कविता है वो किनकी द्वारा रचना है? जयशंकर प्रसाद द्वारा, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, फिर रघुवीर शाह द्वारा, फिर शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका जवाब पता होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को इसका जवाब जरूर पता होगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी बता रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी पुत्र वियोग किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को हुआ था, फिर 20 जुलाई 1920 को था, 18 मई 1930 को, या फिर 12 अगस्त 1905 को था। दोस्तों आपको बता दें सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या बोला कि
गुलामी का नासा किसकी रचना है? गुलामी का नासा जो है वो किन की रचना है? ठाकुर राजनाथ सिंह के, फिर ठाकुर हरनाथ सिंह के, या फिर ठाकुर रामनाथ सिंह के, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह के। तो दोस्तों आपको बता दें गुलामी की नासा जो रचना है, गुलामी की नासा, वो हमारी ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। किन की रचना है? ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। कौन सी रचना है? तो गुलामी के नासा किन की रचना है? ठाकुर रामनाथ सिंह की। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न सभी काफी लाजवाब प्रश्न है, सभी को याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। पूछ रहे हैं यहाँ पे कैसे हुआ था निधन, पूछ रहा है। ठीक है, कब नहीं हुआ था, पूछ रहे थे निधन उनका कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में, फिर ट्रेन दुर्घटना में, फिर बस दुर्घटना में, फिर हवाई जहाज दुर्घटना में। तो दोस्तों आपको बताते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था, वो कब कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया, कार दुर्घटना में होता है। ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लेते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम सभी प्रश्न तेजी में करते चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास अब काफी समय थोड़ा भी समय नहीं है, बिल्कुल हम लोग के पास अब समय नहीं है, बहुत कम समय है। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को हम लोग तेजी में करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूरा 15 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई, मतलब वर्ग 9 तक, क्लास 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सी कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? आपसे पूछ रहा है कि क्लास 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद कौन सी ऐसी है कवित्री है जो 9 क्लास के पढ़ने के बाद कौन ऐसी जो कवित्री है जो अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर और कूद पड़ी कहाँ? तो आंदोलन में। मीराबाई जी थी, या फिर महादेवी वर्मा थी, या फिर अनामिका, या फिर सुभद्रा कुमारी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो अपनी 9वीं क्लास तक पढ़ाई करके क्या करी थी? तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या पूछ रहा है कि छोड़ के काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकार। ये पूछ रहा है कि लाइन जो दिया है वो ध्यान दीजिएगा सभी दोस्तों, कि छोड़ के काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकार। यानी पूछ रहा है कि इस कविता की पंक्ति जो है वो किस पंक्ति से ली गई, किस कविता से यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया? उषा, हार जीत, पुत्र वियोग, या फिर गाँव घर। तो आप सभी को पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो पुत्र वियोग है उसी में एक पंक्ति कि कविता की पंक्ति, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है कि पुत्र वियोग, पूछ रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में जो है कवित्री का खिलौना कौन है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि उसका बेटा, उसका पुत्र, या बेटा बोले, पुत्र बोले, या फिर बेटा बोले, या उसका तोता था, या फिर उसका छोटा भाई था, या इनमें से कोई ना था। तो दोस्तों आपको बता दीजिए ऑप्शन जो हमारा है क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना कौन है, पूछ रहा है कि। तो दोस्तों आपको बता दें खिलौना जो है उसका पुत्र है, यानी उसका बेटा है। यानी हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना कौन है? तो उसका बेटा है, उसका पुत्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न क्या है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार आपको बताना है कि माँ के मन को कब समझाना कठिन हो जाता है। भाई की मृत्यु होने पर भी, या फिर पिता की मृत्यु होने पर, या फिर पुत्र की मृत्यु होने पर, या फिर पति की मृत्यु होने पर। तो दोस्तों आपको बताना कि माँ का ऐसा मतलब किस स्थिति में माँ के मन को समझाना काफ़ी कठिन हो जाता है। भाई की मृत्यु होने पर, या फिर पिता की मृत्यु होने पर, या फिर पुत्र की मृत्यु होने पर, या फिर ऑप्शन डी में दिया हुआ है पति की मृत्यु होने पर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पुत्र जो है, पुत्र से माँ से बहुत लगाव होता है। पुत्र और माँ का जो लगाव होता है काफी अत्यंत प्रेम होता है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्र की मृत्यु पर माँ को मन को समझाना काफी कठिन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों को याद होते चला होगा, ठीक है, मजा आता होगा पढ़ने में। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर अगला। चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या बोला है? बोला 19 नंबर प्रश्न संख्या, सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वयं को असहयोग क्यों कहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को अपनी असहयोग क्यों कहती है? पिता के वियोग के कारण, या फिर पुत्र के कारण, या फिर पति के वियोग के कारण, या फिर भाई के वियोग के कारण। मतलब आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को असहाय मतलब लाचार व्यक्ति क्यों समझती है? पिता की मृत्यु होने के कारण, फिर या फिर पति के वियोग से, या फिर भाई के वियोग के कारण। तो आप सभी को पता होगा कि उसकी पुत्र जो है उसके पितृ के निधन के पर वो क्या करती है? तो अपनी असहयोग महसूस करती है। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान कम असहयोग मतलब असहाय महसूस करती है, तो पुत्र वियोग मतलब पुत्र वियोग के कारण। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या पूछ रहा है कि पुत्र वियोग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। आपको बताना कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा, चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि
चित्रधार से या फिर ऑप्शन बी में दिया हुआ है लहर से या फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुकुल से या फिर ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है दीपशिखा से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को क्या बताना है इसमें कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मुकुल से ली गई है। किससे? मुकुल से ली गई है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या पूछ रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि, उषा शीर्षक कविता के जो है कवि कौन है? पंत जी है, निराला जी है, ज्ञानेंद्र पति है या शमशेद बहादुर सिंह जी। तो आपको बताना कि उषा जो लिखा गया है उसकी कविता जो है उसकी कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा कि शमशेद बहादुर सिंह है। शमशेद बहादुर सिंह है उषा शीर्षक कविता के कवि, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक वर्णन में संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता पूछ रहा है यहाँ पे, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित गांव का घर या फिर उषा या फिर साकेत या फिर हार जीत है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित जो कविता है हमारे कौन है? तो उषा है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या पूछ रहा है कि आपको बताना कि 23 प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है वो किन की रचना है? देवेंद्र कुमार की है या फिर गालिब की है या फिर इकबाल की है या फिर शमशेद बहादुर सिंह है? तो आपको बताना दोस्तों सुकून की तलाश की किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सुकून कुमार की जो है नहीं है, गालिब की भी नहीं है, इकबाल की भी नहीं, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। शमशेद बहादुर सिंह की जो है सुकून की तलाश की रचना, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या पूछ रहा है कि कवियों में कवि किससे कहा जाता है? कवियों में आपको बताना कि कवि किससे कहा जाता है। ठीक है, एक तो है शेर में भी सवा शेर होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कवियों में भी कवि किससे कहा जाता है? रघुवीर साहब को या फिर जयशंकर प्रसाद को या फिर शमशेद बहादुर सिंह को या फिर मुक्ति बोध को? तो यहाँ पे आपको बताना कि कवियों में कवि जो है किससे कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि शमशेद बहादुर सिंह को जो है कवियों में कवि कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेद बहादुर सिंह को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है? 25 पूछ रहा है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा या फिर ज्ञानेंद्र पति द्वारा या फिर अशोक वाजपेयी द्वारा या शमशेद बहादुर सिंह द्वारा? तो आपको बताना कि इतने पास जो शीर्षक संकलन जो है वो कवि के द्वारा किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन डी में क्या दिया है? शमशेद बहादुर सिंह द्वारा रचित है। शमशेद बहादुर सिंह द्वारा इतने पास अपने शीर्षक जो है संकलन है लिखित द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 तक आप लोग कर लिए। चलिए अगले 26 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शमशेद बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेद बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा जो है वो कब की थी? 1975 में या फिर 1978 या फिर 1960 या फिर 1976? तो दोस्तों आपको बता दें कि शमशेद बहादुर सिंह जी थे सोवियत रूस की यात्रा किए थे, वो कब किए थे? तो 1978 में किए थे। कब किए थे? 1978 में किए थे, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 27 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू जो है कब टूट जाता है? सपने में या फिर विस्मृति में या फिर सूर्योदय होने पर या फिर ध्यान में? आपको बताना है कि उषा का जो जादू है वो कब टूट जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि सूर्योदय होने पर उषा की जादू क्या टूट जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उषा की जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के होने पर। ठीक है दोस्तों, 27 तक हम लोग करते चले। चलिए हम लोग 50 तक करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को आगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? आपको बताना कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचना किसकी है? रघुवीर साहब की है या फिर गजानन माधव मुक्ति की है या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर अशोक वाजपेयी? तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है तो किसके द्वारा रचित है? दोस्तों आपको बता कि गजानन मानव मुक्ति द्वारा। क्या है? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गजानन मानव मुक्ति द्वारा जन जन का चेहरा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 हम लोग का भी हो गया। प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्या पूछ रहा है कि जिन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है, जिन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी है वो कौन है? गजानन मानव मुक्ति बोध या फिर भूषण या फिर नाबादस या फिर हिजासीन? तो दोस्तों आपको बता दिए 29 का हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गजानन मानव मुक्ति बोध, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या पूछ रहा है कि कांट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? कांट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? मुक्ति बोध द्वारा, फिर रघुवीर साहब द्वारा, फिर ज्ञानेंद्र पति द्वारा, फिर विनोद कुमार शुक्ल द्वारा? तो बताना आपको कि कांट का सपना जो है वो किसके द्वारा लिखी गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि रघुवीर साहब द्वारा कांट का सपना लिखा गया। किसके द्वारा? रघुवीर साहब द्वारा कांट का सपना लिखा गया, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सभी प्रश्नों को तेजी में करते चलेंगे क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग के पास क्या समय तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कामयानी एक
पूर्णी विचार के रचयिता कौन है? आपको बताना कि कामयानी एक पूर्णी विचार के रचयिता जो है कौन है? डॉक्टर नागेंद्र है या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा है या फिर मुक्तिबोध या फिर नंदू दुलारे वाजपेयी है। तो दोस्तों आपको बताना कि कामयानी एक पूर्णी विचार के रचयिता जो है वो कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें कि मुक्तिबोध जो है ऑप्शन सी में हमारा मुक्तिबोध हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्तिबोध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? आजादी का, फिर नया खून का, या फिर करमवीर का, या फिर सरस्वती का? दोस्तों आपको बताना कि मुक्तिबोध जो है संपादन किया था वो फिर किसका किया था? दोस्तों आपको बता दें कि नया खून का किया था। किसका किया था? नया खून का। यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका संपादन किया था मुक्तिबोध? तो नया खून का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न संख्या 33 है कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना? एक साहित्य की शायरी जो है वो किसकी रचना? अज्ञा की है, निराला की है, मुक्तिबोध की है, रघुवीर शाह की? तो आपको बताना है दोस्तों कि एक साहित्य की शायरी जो है वो किसकी रचना है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि एक साहित्य की शायरी जो रचना है किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते प्रश्न संख्या 34 क्या पूछ रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है साथियों कि गजानन माधव मुक्ति का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, फिर दिल्ली में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर पंजाब में हुआ था? दोस्तों आपको बताना कि गजानन माधव मुक्ति का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बता दें कि गजानन माधव मुक्ति का जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था गजानन माधव मुक्ति का जन्म हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 34 है साथियों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? बताना है कि मुक्तिबोध ने सितारा जो है किसे कहा है? नेता को कहा है, जनता को, या फिर आकाश के तारे को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं कहा है? तो बताना है आपको कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा? सितारा जो है मुक्तिबोध ने किसे कहा था? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जनता को सितारा कहा था। किसने? तो मुक्तिबोध ने जनता को सितारा कहा था। यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ऑप्शन पूछे, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में रहे मुक्तिबोध ने किसे सितारा कहा? तो जनता को कहा था, यानी पब्लिक को कहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? मुक्तिबोध के अनुसार जो है आपको बताना कि ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से, फिर आग से, या फिर ज्वालामुखी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको ऑप्शन के अनुसार बताना कि मुक्तिबोध के अनुसार बताना है आपको कि ज्वाला कहाँ से उठती है। ठीक है, आपके सामने आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको इसी में से बताना है कि ज्वाला कहाँ से उठती है। तो दोस्तों आपको बता दें ज्वाला उठती है कहाँ से? उठती है जनता से ही उठती है। कहाँ से? ज्वाला जो है मुक्तिबोध के अनुसार जनता से उठती है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या पूछ रहा है हमको कि अधिनायक आपसे पूछ रहा है कि अधिनायक के रचयिता कौन है? आपसे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 37 प्रश्न संख्या 37 पूछ रहा है कि अधिनायक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में दिया है मुक्तिबोध, रघुवीर शाह, नचिकेता, या फिर ज्ञानेंद्र पंडित? आपको बताना कि अधिनायक के जो रचयिता है वो कौन है? आपके सामने आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना कि अधिनायक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रघुवीर शाह जो है अधिनायक के रचयिता है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या पूछ रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता? आपको बताना है कि अधिनायक जो शीर्षक कविता है वो किस तरह की कविता है? हास्य प्रधान है, या फिर व्यंग्य प्रधान है, या फिर रोमांस प्रधान है, या फिर बीरस प्रधान है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अधिनायक शीर्षक कविता है वो किस तरह की कविता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि व्यंग्य प्रधान की कविता है, यानी हमारा व्यंग्य प्रधान कविता है। यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या पूछ रहा है आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे? चलिए दोस्तों आपको बताना है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? जल्दी कमेंट कीजिए कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? अगर याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 2 सेकंड से 3 सेकंड आपको समय मिलता है। ऐसे आपको बताया कि इससे क्या होता है, आपको बताने कमेंट करने से आपकी याद जो है मजबूत होती चलती है, आपको सभी प्रश्नों पर क्या होती है? आपका पकड़ बनते चली। तो आपको बताना चलिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं, या फिर ऑप्शन बी में दिया है आत्महत्या विरोध, या फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो, या फिर मुक्तिबोध रत्नावली से? तो आपको बताना है कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस पुस्तक ली गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा कि आत्महत्या के विरोध, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्महत्या के विरोध हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना कि रघुवीर शाह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर कानपुर यूपी में, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश में? दोस्तों आपको बताना कि रघुवीर शाह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था?
लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका जन्म? तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि थे? ठीक है, ऑप्शन में दिया आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या फिर छायावाद काल। तो आपको बताना कि रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताया कि आप सभी को पता ही होगा कि आधुनिक काल के कवि है। कौन है? आधुनिक काल के कवि है कौन? तो रघुवीर सहाय। यानी और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिनायक कौन है? आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट में क्वेश्चन कि अधिनायक आपको बताना है कि कौन है? विपक्षी दल है या फिर सरस्वती सरकारी सेना या फिर सत्ताधारी वर्ग है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अधिनायक जो है वो कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग है। कौन है? सत्ताधारी वर्ग है, यानी सत्ताधारी वर्ग है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सत्ताधारी वर्ग है कौन? तो अधिनायक। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इनमें से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं? इनको आपको बताना कि इनमें से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है। आपके सामने आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वे भूल गए हैं। ऑप्शन बी में दिया हंसो हंसो जल्दी से। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? तितली। ऑप्शन डी में दिया हुआ है तितली। तो आपको बताने में से कौन सी कृति जो है वो रघुवीर सहाय की नहीं है पूछ रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ऑप्शन ए में दिया हुआ क्या? तो वो भूल गए उनके द्वारा रचित है। किनके द्वारा? रघुवीर सहाय के द्वारा भी, रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। हंसो हंसो जल्दी से रघुवीर सहाय के द्वारा ही है। आत्महत्या के विरोध उन्हीं के द्वारा है। ऑप्शन डी में हमारा जो दिया है तितली, तितली उनके द्वारा नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या पूछ रहे हैं हमसे कि 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको बताना कि रघुवीर सहाय के पिता क्या नाम है? रघुवीर सहाय के पिता का जो नाम है वो क्या है? रघुवंश सहाय, हरदेव सहाय, रघुनंदन सहाय या फिर हरिमणि सहाय। तो दोस्तों आपको बताना कि रघुवीर सहाय के जो पिताजी का नाम था वो क्या था? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हरदेव सहाय था। क्या था? हरदेव सहाय था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? हरदेव सहाय था। यानी ऑप्शन हमारा बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कौन सा जगह पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था या फिर लखनऊ में हुआ था या फिर मेरठ में हुआ था या फिर आगरा में हुआ था? ठीक है दोस्तों, आपको बताना कि रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी सॉरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में हुआ था। किनका था? रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, जन्म स्थान उनका कहाँ है? तो लखनऊ में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके समक्ष आपके सामने कि दूसरा सप्तक के साथ कवियों में कौन सा शामिल है? दूसरा सप्तक के साथ कवियों में कौन शामिल है? ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 46 नंबर प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें प्रश्न संख्या 46 को जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सप्तक के सात कवियों में कौन शामिल है? तो रघुवीर सहाय। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रश्न संख्या 47 है कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर रचना किसका है? प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर रचना किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन ए में क्या दिया? आदमी का या फिर सत्ताधारी दल का या फिर विपक्षी दल का या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझिएगा। प्रस्तुत कविता अधिनायक में आपसे पूछ रहा कि हर रचना किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी का या फिर सत्ताधारी का या फिर विपक्षी दल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सत्ताधारी दल का क्या हो जाएगा? सत्ताधारी दल का। यानी हमारा ऑप्शन एक बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर रचना क्या पहने हुए है? राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर रचना क्या पहने हुए? आपको पता होगा कि हर रचना किसका नाम है? तो चलिए दोस्तों ठीक है, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर रचना क्या पहने हुए? फटा कुर्ता या फटा पजामा या फटी धोती या फटा सुथन्ना। आपको बताना था कि राष्ट्रीय त्योहार जो पड़ा था उसमें हर रचना जो है वो क्या पहने हुए थे। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता ही होगा। क्या पहने थे? फटा कुर्ता नहीं, फटा पजामा नहीं, फटी धोती नहीं, वो भी नहीं पहनते। यानी ऑप्शन डी में क्या दिया? फटा सुतना पहनते। क्या पहनते? फटा सुतना पहनते। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग के सामने 49 क्या पूछ रहा है कि लिखने का शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद,
प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी में क्या दिया है रघुवीर साय। तो दोस्तों आपको बताना कि ऑप्शन डी आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पूछ रहा है कि रघुवीर लिखने का कारण शीर्षक निबंध किससे लेखन की रचना है, ज्ञानेंद्र पत्रिका, अशोक वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद या फिर रघुवीर साय। तो दोस्तों आपको बता दें आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, रघुवीर साय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 आप लोगों के सामने आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपको बताना कि रघुवीर साय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। आपको बताना कि रघुवीर साय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। 9 दिसंबर 1929, 19 दिसंबर 1930, 29 दिसंबर 1931, 19 दिसंबर 1927। तो दोस्तों आपको बताना कि रघुवीर साय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप सभी को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता दें कि रघुवीर साय का जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। अगर दोस्तों आपको बता दें कि चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ, जो कि उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्लास काव्य खंड का लास्ट क्लास हो रहेगा, जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लास क्लियर हो जाएंगे, सारे काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिएंगे। तो एक क्लास करा दिया गया है, दूसरा का क्लास आपका आज कंप्लीट हो गया। एक और क्लास होगा जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, काव्य खंड के क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। बाकी आप लोग तन मन से पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग रिजल्ट बेस्ट लाना है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए मन। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि वो भी अपनी तैयारी को क्या कर सके, अच्छे कर सके, अपने रिजल्ट को बेहतर बना सके। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए। अगर आप लोग एक वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सुंदर सा कमेंट छोड़ जाइएगा हमारे लिए, ताकि हम भी देखें आपका राय क्या है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।